नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिहार के चुनाव की घोषणा की, लेकिन मैं उस पर आज डिस्कशन नहीं करूंगी कि बिहार के चुनाव की जो डेट्स हैं उनका क्या मतलब है। उस पॉलिटिकल डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे लिए ज्ञानेश कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके की बातें कही हैं उसका विश्लेषण मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके साथ भी एक ऐसा वाकया हुआ कि एक शख्स ने उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश किया और ये कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन दोनों चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे और एक तरीके से ये इंटरकनेक्टेड है कि देश में क्या हो रहा है, ज्ञानेश कुमार ऐसे व्यक्ति हमारे इंस्टीट्यूशंस का क्या कर रहे हैं और जस्टिस गवई को किस तरीके का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस डेट्स की उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन जो एसआईआर के बारे में जो उन्होंने बातें कही कि अब पूरे देश में एसआईआर लागू होगा, बहुत ऐतिहासिक तरीके से इस एसआईआर को की शुरुआत की गई है। क्या आपको ऐसा नहीं लगा सर कि ज्ञानेश कुमार एक तरीके से पूरे देश को ये बता रहे थे कि अब हम मोदी जी के ऊपर हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं और अब हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? नमस्कार नीलू जी। देखिए, मोदी जी के तो ऊपर नहीं है, लेकिन मोदी जी के सबसे नज़दीकी और चहेते हैं। और उनकी जो वहाँ पर उनको जो चुना गया है कि इलेक्शन को तुम बेईमानी करके जो है बीजेपी के पक्ष में तुम इसको डिलीवर करो, ये वही कार्य कर रहे हैं। और अगर आपको याद होगा तो हमने शुरू में दो बातें आपसे कही थी और बहुत पहले से मैं कहता आ रहा हूँ कि जो इलेक्टरल रोल में भाजपा के पन्ना प्रमुख और उनके समर्थक रिगिंग कर रहे थे अनऑफिशियली कॉल सेंटर के थ्रू, जिसमें वो पकड़े गए, उसका ये एसआईआर काट है, ये ऑफिशियल रिगिंग है इलेक्टरल रोल की। इसमें लोगों ने दिखाया और लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि मुस्लिमों के उन प्रांतों में ज़्यादा वोट काटे गए जहाँ की मुस्लिम वंचित लोग, एससी एसटी और स्पेशली वुमेन, इन लोगों का जो है वोट इन लोगों ने ये जो है फाइनल लिस्ट में काटा। और इस बात का उनके पास कोई जो है जवाब भी नहीं था। अब आइए कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने दो डेटें दी, जबकि ये लोगों की डिमांड थी करीब करीब दोनों तरफ की कि सिंगल फेज में चुनाव हो। सिंगल फेज में लोग इसलिए चुनाव चाहते थे कि जो भाजपा की जो रिगिंग की टीम चलती है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में ना जाए, और एक ही दिन होगी तो उनको जो है रिगिंग में मैन पावर की शॉर्टेज होगी। जैसे लोग कह रहे हैं कि उनके पास एक फ्लोटिंग वोटर्स हैं, तो एडिशन में तो इन्होंने बताया नहीं, खाली नेट फिगर दी है। तो नेट फिगर से तो ये पता नहीं चलता है, और इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बूथ वाइज और बीएलओ वाइज और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो है जो भी ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उसको रिड्रेस करें। दूसरी बात, आपको हमने ये कहा था कि ये जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होगा तो ये इलेक्ट्रल रोल की रिगिंग जो है पीछे में चली जाएगी और हर पार्टी जो है अपने प्रत्याशी को आगे बढ़ाने में और जो समझौता करने में, उससे सीट लेने में वो व्यस्त हो जाएगी और इलेक्ट्रल रोल का इशू हवा हवा हो जाएगा। वही सारी बातें हो रही हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा ये जरूरी है कि ज्ञानेश कुमार ने किस तरह से ये जो है प्रेस वार्ता की, और जानबूझ के इनकी तो कोई सुनना तो चाहता नहीं इनका लेक्चर। तो जनरली जब डेट अनाउंस होती है तो आपने भी देखा होगा कि 5 मिनट में इलेक्शन कमीशन टू द पॉइंट कहता है कि ये डेट्स हैं, ऐसे ऐसे हैं, इतने प्रांत में है, ये है करके ये चुनाव का जो है वो खत्म कर देता है। 5-10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन्होंने इनका भाषण लंबा चौड़ा भूमिका सुने तो खूब अपना कि इतने वोटर थे और इतने बीएलओ थे और इतना उन्होंने ये किया, और हमने जो है हमारे साथ बिहार की 7.42 करोड़ जनता, एक एक वोटर मेरे साथ है,
जैसे कि एक एक वोटर की सुनने गए, समझा ना। इस तरह की बेवकूफी का ये बातें कर रहे थे, अपना परिचय दे रहे थे कि जिससे जो है ये लगे कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बोझा बना दिया कि अगर तुमको डेट सुननी है तो ये मेरा जो है फालतू का जो है 20-25 मिनट का भाषण भी सुनो, हम तुमको भाषण दे के मानेंगे। तो एक तो इनका वो था, नोबडी लाइक्स हिम, लेकिन वो अपना उनको देना है, दे देन। उसके बाद जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे उससे तो ये इनका पूरा खुलासा हो गया। कल बिहार में जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछे कि ये तो दो लोगों ने ये पूछा कि जरा बताइए तो, आप इतना हल्ला कर रहे थे कि कितने ऐसे लोग थे जो कि घुसपैठिया थे, कोई ये नहीं। तुरंत उन्होंने बनाया कि हमको तो वो फ्लाइट पकड़नी है, बहाना बनाया, एंड ही रिफ्यूज टू आंसर दैट क्वेश्चन। कि भाई आपका क्या बेसिस है कि हमारे पास जो है घुसपैठिए हैं, हम उनको इस इलेक्शन कमीशन में वो बहुत बड़ी मात्रा में है, यही बात अमित शाह कहता है, वही बात ये कहते हैं, और वो एक बहाना है। और इनका निशाना तो है कि इलेक्ट्रल रोल से जो है नॉन भाजपा सपोर्टर के 5-7% वोट काट दें, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इनका, सिंगल पॉइंट एजेंडा है। और 5-7% के लिए इसीलिए जो है भाजपा और उसके जो एलाइज हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं और बाकी लोग अपोज करते हैं। सबको को मालूम है कि ये क्या कर रहे हैं। तो उस सवाल का तो वहां से भाग के किसी तरह कि अभी उनकी हवाई, अगर वो आंकड़ा दे देते तो इनकी हवाई जहाज छूट जाती, इस तरह का ये नौटंकी कर रहा था। उसके बाद आज भी जो पहला क्वेश्चन या पहले बैच में, अच्छा एक चालाकी और करता है आदमी कि 5-5 बैच में क्वेश्चन दीजिए, तो उसमें 2-3 का तो ये जवाब दे सकता है, जो वो नहीं दे सकते हैं तो उसका ये जवाब ही नहीं देते हैं। अब लोगों ने जब पूछा कि राहुल गांधी के ऊपर आपने इल्जाम लगाया था और कहा था कि 1 हफ्ते में माफी मांगो, और उन्होंने जब आपका खुलासा किया तो आपको उसमें क्या कहना है, या वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के बारे में क्या कहना है, गोल कर दिया उसको कुछ, मतलब कि डिडंट इवन अटेम्प्ट टू रिस्पॉन्ड, इतने वो जो हैं। दूसरे ने पूछा कि ये बताइए कि फिर से यहाँ पूछा गया कि आपको इस इलेक्ट्रल लिस्ट में कितने बाहर के बांग्लादेशी और घुसपैठिए इस लिस्ट में मिले, नो नथिंग। बाद में जब कन्फ्रंट हुआ तीसरी बार, तब ये कहते हैं कि अरे ये तो फिगर जो है आप बीएलओ और ईआरओ के लेवल पर है। तो उसमें वो एक महिला पत्रकार ने बड़ा अच्छा कहा कि अरे पिछले बार जब आपने फिगर दिया था, जब इलेक्ट्रल रोल जब आपने ड्राफ्ट वाला जब दिया था तो उसमें तो ये सारा ब्रेकअप दिया था, इस बार क्यों नहीं ब्रेकअप दे रहे हैं, नो जवाब। फिर इनका वो था कि सब कोई को थपथपाया कि ये किया वो किया, और कल भी जो है बीएलओ को वहां पर एकदम पीआर एक्सरसाइज बुला के फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। और आज इन्होंने वो कहा कि चूंकि इन लोगों ने इतना मेहनत किया, ये नहीं कहा कि फर्जीवाड़ा किया, सब जानते हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है ना, खाली सुप्रीम कोर्ट को नहीं मालूम है और इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि इनुमरेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स फर्जी भरे गए कि वो सुप्रीम कोर्ट को दिखा सके कि हमने 99.2% का टारगेट मीट कर लिया, इसलिए आप एसआईआर मत काटो, एसआईआर को बरकरार रखो और फिर हम पूरे देश में फर्जीवाड़ा अपने मनमाने करेंगे, ये उनका ऑब्जेक्ट है। तो उनका जो है, इन्होंने बीएलओ ईआरओ को 30,000 रुपए दिया फर्जीवाड़ा करने के लिए, जो असिस्टेंट ईआरओ है उसको 25,000, और 15,000 रुपया जो है इन्होंने बीएलओ को ये सब सैंक्शन किया ऑनरेरियम कि देखिए कितना काम किया हमने, जो है जैसे कि फर्जी काम करने के लिए दे आर बीइंग रिवॉर्डेड इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड। उसमें एक एक आदमी ने जो है फर्जी दस्तखत किया है, 420 का उनके ऊपर सेक्शन लगता है, फ्रॉड किया है, लेकिन किसी को कुछ नहीं होगा। तो एक तो उनका वो एस्पेक्ट रहा। दूसरा, जब इन्होंने ये घुसपैठिया नहीं बताया, क्योंकि जैसे ही बताते तो वो पकड़ा जाते कि भाई मुश्किल से मैं आपको बताता हूं कि 100 की भी फिगर नहीं होगी। अरुण जी, एक चीज और भी है कि अगर किसी घुसपैठिए का नंबर वो नहीं बता पाए कि कितने घुसपैठिए इनकी लिस्ट में है,
तो क्या पूरी एसआईआर की जो एक्सरसाइज थी, जिसके उद्देश्य से उन्होंने एसआईआर किया कि जो इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं उनको हम हटा देंगे, उनको बिल्कुल साफ कर देंगे वोटर रोल को, तो जब उनके पास एक भी आंकड़ा नहीं है तो इसका मतलब फिर ये एक्सरसाइज क्यों करवाई उन्होंने? अरे भाई, डोंट आस्क डोंट टेल। ना ये सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, ना ये बताने वाले हैं, और खाली जो है लोगों को भड़काने वाले हैं। देश का अफरात रुपया जो है ये बर्बाद कर रहे हैं जैसे कि इनका खजाना है। टोटली इररिस्पॉन्सिबल। पूरा जीडीपी हमारा गिरता जा रहा है। हम दुनिया के सबसे वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस हैं बाई पर कैपिटा इनकम, लेकिन इनकी डिंग, और इन लोगों को तो पता ही नहीं है, क्योंकि इनको तो पूरा खर्चा करने का सब कुछ मिलता है, सिक्योरिटी मिली हुई है, ये मिली हुई है। कौन इसका ये पैसा चुका रहा है? कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। कभी इन्होंने ये आंकड़ा दिया कि इस पर कितना पैसा खर्च होगा? क्या उसका बजट से इन्होंने सैंक्शन लिया? क्या ये जो है लोगों में जो स्ट्रेस क्रिएट किया, जो लोग सड़क पर आए, जो बंद हुआ, उसका कितना हजार करोड़ रुपया खर्चा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गई? क्या ये कभी जोड़ेंगे? इन लोग कभी नहीं जोड़ेंगे। तो ये जो है, आप भूल जाइए कि ये कोई जिम्मेदार लोग से आप डील कर रहे हैं। आप केवल मैनिपुलेटर से डील कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण था कि ये आदमी सोचता है कि सुप्रीम कोर्ट मेरे जेब में है। क्या कारण है कि ये समझता है कि आज उसने कह दिया कि बड़े सक्सेसफुली एसआईआर हुआ और हम पूरे देश में लागू कर रहे हैं, जबकि कल हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को जानबूझ के टाला कि इलेक्शन अनाउंस हो जाए। अगर चाहते तो 2 दिन ये रुक सकते थे, नहीं रुके। तो ये तो एकदम लोगों की मिली भगत है। न इनकी विश्वसनीयता रही, न सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता रही। और मैं देखता हूं क्या उसको इलीगल ये बरकरार करार कर सकते हैं? हिम्मत नहीं है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। जस्टिस, विदाउट एनी ऑफेंस टू जस्टिस गवई, आज क्या हमें जस्टिस गवई से भी कुछ सवाल नहीं पूछने चाहिए सर? कल आपने देखा कोर्ट में क्या हुआ, और किस तरीके से एक लॉयर था जिसने कि उनके ऊपर शू को फेंका, और उसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या जस्टिस गवई को ये चीजें नहीं दिख रही हैं? और जिस तरीके की बेंच में ये पूरा मामला है जस्टिस सूर्यकांत के, उसको लेकर भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या ये एक बहुत बड़ा इंट्रोस्पेक्शन का मोमेंट नहीं है कि ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करते हुए किस तरीके से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हैं और धड़ल्ले से बताते हैं कि भाई जो हमने किया वो बिल्कुल गलत नहीं है? देखिए, ये जो है पूरा पूरा धंधा जो है ना, ये निशिकांत के समय से दुबे से चालू हुआ। जो आदमी जूते से ज्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहता है कि आप गृह युद्ध के जितने भी हो रहे हैं उसके कारण आप हैं, और जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता है। कुछ खन्ना साहब को करने की जरूरत ही नहीं थी, सेकंड बेंच उसको करता और बढ़िया से उसको यह टैकल करता। तो अब क्या हुआ? आपको एक सांसद गाली दे सकता है, आप कुछ नहीं करेंगे। जब आपको वो सांसद गाली दे रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे, तो उस वकील की भी हिम्मत बढ़ गई। तो वो वकील भी जो है वो पहले वर्बल असॉल्ट किया, इसने आज आपके कोर्ट में आके फिजिकल असॉल्ट किया, और करते हुए उसने कहा दूसरे जज से कि आपसे मैं माफी मांगता हूं, ये आपके लिए नहीं था, इनके लिए था। मतलब कि सनातनियों को ये बर्दाश्त नहीं है कि एक पिछड़े वर्ग का, एक वंचित क्लास का, एक शेड्यूल कास्ट, एक अम्बेडकराइट जो है चीफ जस्टिस के पोस्ट पर बैठे, और आप जो है, और पूरा सुप्रीम कोर्ट तमाशा देख रहा है। आपको कुछ नहीं करना था, सेकंड बेंच वो कहता कि उसको आप रेफर कर देते, लेकिन आपको मालूम है कि सेकंड बेंच भी कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ये जो एक सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की का जो पतन हो रहा है एक के बाद एक, जो कि जिसका कि एक एक्सेलरेशन हुआ गोगोई के बाद, उसको चंद्रचूड ने भी बहुत बढ़िया धक्का मारा। थोड़ा बहुत खन्ना साहब के समय में जरूर रुका, समझा ना। इनके समय में भी कोई ऐसा मेजर नहीं हुआ, खाली की केस का अलॉटमेंट जो हो रहा है वो गलत जजों के यहाँ पर हो रहा है। आज भी जो शेड्यूल्ड बेंच थी उसको वांचुक का केस नहीं सुनना था, और ऐसे वो बेंच में बैठाया गया कि यही ऑर्डर आना था कि क्यों नहीं गए हाई कोर्ट, क्यों नहीं आप माने हम इसमें इंटरिम रिलीफ नहीं देंगे, वो सब सारा वो नौटंकी चालू। और गुजरात के जज हैं,
तो कोई को बेल नहीं देना है तो भेज दो। अब लोग खुले इनको देखिए, एक बात सुप्रीम कोर्ट नहीं समझता है कि जब जिम्मेदार लोग आपको गाली देते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं, तो सब कोई का जो है वो क्या कहते हैं पाबंदी जो लगी हुई है, जो सेल्फ रिस्ट्रेंट है, जो आपके गलत काम को भी क्रिटिसाइज नहीं करता है, उसके सारे द्वार खुल जाते हैं। और उसके बाद इतने सारे गलत काम हो रहे हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जिसका कि क्या नेट रिजल्ट होता है कि जनता में जो है आपका जो है वो आपकी साख गिरती है। आज साख के ऊपर आज एक और बात ज्ञानेश कुमार से पूछा गया कि आपका क्या कहना है कि ये भूल जाइए कि पॉलिटिकल पार्टीज आपसे आपके निष्पक्षता में जो है उनको विश्वास नहीं है। आप सड़क पर लोगों को देखिए, जबकि नारा चल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो आपको क्या कहना है? ज्ञानेश कुमार तो कुछ देखे ही नहीं, ये तो गांधी जी के बंदर से भी जो है, ये लंगूर से भी नीचे है। कहते हैं कि कहाँ क्या बात आप कर रहे हैं, बिहार की 7 करोड़ 43 लाख जनता हमारे साथ बिल्कुल साथ में है। वो उनको हमारे ऊपर पूरा विश्वास है। ये लीजिए, वो क्या इतनी बड़ी रैली का एक दिन भी नहीं देखे, इतनी दिन रैली चली, क्या उस दिन अखबार भी ये आदमी नहीं पढ़ रहा था? क्या वो कहना चाहता है कि तुम लोग उल्लू हो, कि तुम लोगों को जो सड़क पर आए दिखता था, हमको नहीं दिखा? और चश्मा भी हमने देखा कि उसको वो जो है काला चश्मा नहीं था, सफेद चश्मा था। तो किस चश्मे से तुम देख रहे हो? कौन सा अखबार पढ़ रहे हो? When more than 50% of the people don't have confidence in you, अहे बेशरम की तरह वहां पर तुम बोले जा रहे हो। यही बात लोग सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे। क्या हम इतने मतलब कि इस लेवल पर आ जाएंगे, लोग इस संस्था की शाख जो है इतनी गिरा देंगे कि जो हम कंपेयर करें बांग्लादेश और जो है नेपाल से और इवन पाकिस्तान से, कहा वहां तो कम से कम पाकिस्तान में लोगों को जुडिशरी में तो फेथ था, यहां पर क्या हो रहा है? नहीं सर, आप जो ये सवाल कर रहे हैं, ये हम लोग इधर अमेरिका में जो हम लोगों का पूरा डेलीगेशन आया हुआ है, यहाँ पर हम लोगों से भी बहुत सारे इस तरीके के सवाल किए गए कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि नेपाल जैसा या बांग्लादेश जैसा माहौल आपके देश में होगा। अब कल की जो ज्ञानेश कुमार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको देखकर क्या कहा जाए सर? इसका सबसे बड़ा मूल रूप से टेक अवे क्या है ज्ञानेश कुमार की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का? अगर मैं आपसे पॉइंट वाइज कहूं कि 3-4 बातें अगर आप बताएं कि सबसे बड़ी हाईलाइट, डेट्स को छोड़ दीजिए, डेट्स तो बहुत ही जब इस तरीके के चुनाव का ही कोई मतलब नहीं है तो डेट्स तो छोड़ दीजिए, डेट्स चुनाव की तारीख तो चर्चा का ही मुद्दा नहीं है। लेकिन ज्ञानेश कुमार के की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपके हिसाब से उसका सबसे बड़ा अगर 2-3 टेक अवेज है तो वो क्या है? ये टेक अवे है कि ज्ञानेश कुमार कायर हैं। वो एक एक करके प्रश्न नहीं लेते और उसका जवाब नहीं देते, जानबूझ के 5-5 के बैच में लेते हैं कि जो उनके लिए इनकन्वीनियंट हो उसका जवाब नहीं दे। वो इस बात का जवाब नहीं देते जब राहुल गांधी ने पूरे उससे दिखा दिया कि आपके लोग जो है चोरी कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, और वो जब पूछा गया तो उसका वो जवाब नहीं दिए। और अगर ज्यादा 1 to 1 होता तो लोग कहते कि एफिडेविट जो 18,000 या 20,000 जो है अखिलेश यादव ने दिया, उस एफिडेविट का क्या हुआ? वो जवाब देना ही। एक और बात आप बड़े जोर शोर से कि अब हमने ERO नेट में लगा दिया है और हर लोग जो है रियल टाइम में देख पाएंगे कि हर पोलिंग बूथ में क्या हो रहा है। अब लोग तो सोचे कि वाह क्या चमत्कार किया ये उस्ताद, तो एकदम ट्रांसपेरेंट। एक ने धीरे से पूछ दिया कि क्या वो ERO नेट जो है जो आप टेलीकास्ट करेंगे, क्या जनता भी उसको देख पाएगी? नहीं 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 नहीं, वो तो हम केवल कोर्ट को देंगे। हम कैसे ये दिखा सकते हैं कि किसने मत दिया और किसने मत नहीं दिया? अब वो पहली बार जो वो कह रहे थे कि क्या हम अपनी बहनों और माताओं का वो वीडियो दिखा सकते हैं, तो अब उसमें हो गया कि ये प्राइवेसी का इशू हो गया। तो बोला इसीलिए जो है हम दिस टेलीकास्ट इज नॉट मेंट फॉर द पब्लिक। तो तुम बैठ के देखोगे कि किस तरह से बढ़िया रिगिंग हो रही है या नहीं हो रही है,
और फिर फोन करोगे क्या भाई देख वहां पर जो है रिगिंग ठीक से नहीं हो, जाके रिगिंग करो, जब जनता के लिए है ही नहीं। और कोर्ट में इतनी आस्था की तारीख पर तारीख वहां लेते जाइए। तो ये इनका रवैया था। फिर सवाल तो मतलब कि एक बात है कि सवाल में कोई कमी नहीं थी, जवाब में इनकी पूरी ही कमी थी। रणछोड़ भाई थे एकदम, कोई शर्म इनको नहीं आती है। आपने नया जवाब नहीं नाम दे दे दिया आज, आपने नया नाम दे दिया अरुण जी ज्ञानेश कुमार को कि वो रणछोड़ भाई हो गए। नहीं, अब ये है कि कहना नहीं चाहिए, गुस्सा तो आता ही है। जो लोग अपने को डेमोक्रेसी के तरफ कमिटेड समझते हैं और जिन्होंने अच्छे दिन देखे हैं और फिर ये समझते हैं कि हम लोगों को या जनता को नहीं समझ में आता कि आपने इतना बड़ा वो किया कि हम ERO नेट और उसकी लाइव टेलीकास्टिंग करेंगे बूथ बाय बूथ और फिर लोगों को नहीं देखने देंगे, तो क्या इसका मतलब है। और एक बड़ा कि सुविधा मोबाइल रखने की आपको सुविधा है, आप जो है वो मैंने ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे जो कि आज से नहीं पहले से है, वो सब बड़ा बड़ा हाईलाइट कर रहे थे। तो ये यही दिखाता है कि ये जो है बेशरम है और इनको कोई अपॉलॉजी नहीं कि कल सुप्रीम कोर्ट है, उसकी हियरिंग है तो हम अभी 2 दिन रुक जाएं। ऐलान कर दिया कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि सक्सेसफुल हुआ। हाउ इज ही एबल टू एंटिसिपेट? नहीं, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को वो डिक्टेशन देते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई देखिए अब तो हमने भरी कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि बहुत ऐतिहासिक था हमारा SIR और बहुत अच्छे से हमने करवाया है, इसलिए अब आप उसको क्लियर कर दीजिए। लेकिन मैं अब दूसरा सवाल आती हूँ, 2-3 सवाल आपसे और लेके फिर कार्यक्रम को खत्म करूंगी अरुण जी, कि कल जिस तरीके से जस्टिस गवई के ऊपर जूता फेंकने का जो इंसिडेंट सामने आया, ये क्या दिखाता है? क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट से नाराज हैं या आपको उसमें कुछ और एजेंडा लग रहा था? क्योंकि उसमें सनातन धर्म की बात किया, वो जो राकेश किशोर जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है इस इंसिडेंट में, उसको ये प्रॉब्लम थी कि भाई सनातन धर्म के खिलाफ जो बोलेगा उससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जस्टिस गवई के कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में ये हादसा हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये किस चीज का सिम्टम है? देखिए, ये सिम्टम्स है कि ये लोग यही कहेंगे कि ये लोग जस्टिस गवई को डरा रहे हैं। ओके। अंत में आप यही सोचिएगा। आज एक हमने डेवलपमेंट देखा, वैसे मैं नहीं कमेंट करना चाहता हूं, कि सुप्रीम कोर्ट के AOR एसोसिएशन वाले थे, उन्होंने तो इसको कंडेम किया है और उन्होंने एक नोट सर्कुलेट किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कंडेम करता है कि नहीं, ये भी देखना है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं उनके यहाँ मोदी जी जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, उनका बर्थडे या कुछ था तो उनके चेंबर में गए थे, जिसकी की फोटो जो है चारों तरफ लोगों ने उसको दिखाई। तो अब क्या हो रहा है, और ऐसे ही जो है बार काउंसिल जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तो जो चीफ हैं उसको तो राज्यसभा का मेंबर ही बना दिया गया है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो रहा है वो केवल सुप्रीम कोर्ट तक नहीं कन्फाइंड है, इलेक्शन कमीशन तक नहीं कन्फाइंड है। ये जो है इस तरह के जो संस्था हैं जैसे कि बार काउंसिल है, इस इंस्टीट्यूशन का भी कैप्चर कर रही है सरकार। तो ये जो आपने देखा है, आज 34 जज हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में। हमको याद है कि एक बार पारदीवाला, एक नेदुम्पार करके एक लॉयर हैं, बड़े अग्रेसिव हैं और बार बार जाकर सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर करते हैं। तो एक बार उसने जब डिस्टर्ब किया तो पारदीवाला साहब बेंच पर बैठे हुए थे और चंद्रचूड़ साहब थे। तो चंद्रचूड़ साहब जो है थोड़ा पैसिफिस्ट ये वो कर रहे थे, उस पर पारदीवाला साहब बिगड़ गए, बोले कि डोंट थिंक दैट आई एम एज माइल्ड एज माई चीफ इज, मैं एक्शन ले लूंगा तुम्हारे ऊपर, खबरदार ने तुमने कुछ बोला। तो आज जो है इज्जत तो गई, माने उन्होंने इज्जत तो नहीं, वो तो जो फेंका है उसकी इज्जत गई, लेकिन जो है गवई साहब, मैं एक बात समझ में आता है आज लोगों को क्या ट्रबल कर रहा है कि एक सनातन में जो विश्वास करने वाला अंबेडकराइट के ऊपर उसने फेंका और कहा भी कि ये इसके लिए है, आपके लिए नहीं है। दैट इज वेरी ट्रबलिंग एंड ही गेट्स अवे विथ इट। तो बाकी जजेस हैं उनको तो सुओ मोटो लेना चाहिए और कहना चाहिए गवई साहब से कि देखिए आपके ऊपर है, आप जरा अलग हो जाइए।
हम इस बात को समझते हैं, और उसको बुला के कम से कम 6 महीने की तो इनको पावर है, स्ट्रेट अवे उसको कंटेम्प्ट ऑफ, इसके अलावा और क्या बच गया कंटेम्प्ट के लिए कि चीफ जस्टिस के ऊपर पूरे कोर्ट में हमला हुआ? इज नथिंग बट एन असॉल्ट। नहीं, और आज उसको आपको आप, नहीं लग रहा है कि इस चीज को पूरे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को भी कंडेम करना चाहिए था, और सब समाज का हर तबका इस चीज को कंडेम करे कि आप कैसे एक चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरीके से हमला कर सकते हैं? नहीं नहीं, कंडेम का क्या, दिस इज, आई मीन दिस इज, इससे आगे क्या हो सकता था, हम आपसे पूछते हैं। बिल्कुल। भाई पेपर के जगह ईंटा तो वो फेंक नहीं सकता क्योंकि सिक्योरिटी से आना पड़ता है, तो क्या फिर वो गॉडफादर स्टाइल का यहां पर काम होगा? ये मतलब कि हम कहां जा रहे हैं। और पैसिफिज्म नहीं काम आता, वो हम लोगों ने वो देखा है, वो नेवल, वो उसका क्या कहते हैं, सॉरी, चेम्बरलिन का छाता जो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जो उसको हटा के फिर चर्चिल को बनाया गया, वो एक सिंबल हो गया पैसिफिज्म का, जिसके कारण हिटलर की हिम्मत बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और अंत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ये पैसिफिज्म नहीं चलेगा ये। और उसने जिस तरह से और जिस कारण से किया, अरे क्या बच गया? गोडसे गांधी को मारता है और कहता है हे राम, वो कहते हैं हे राम, और वो कहता है उनको, वो करता है प्रणाम कि ये है। तो ये यही जो पूरे देश में वायलेंस जो घोला जा रहा है, जो कि कुछ वकीलों के उसमें भी आ गया है, ये उसका प्रमाण है। और इसी को कोर्ट पोस्टपोन करती है, गोदी मीडिया पर कोई एक्शन नहीं लेती है, और जितना भी जहर उगलो उसको इनकरेजमेंट मिल रहा है, और अब वो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो आज का जो 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 इंसिडेंट हुआ है, और जो जजों की चुप्पी, वो हमको ज्यादा अखड़ रही है। ऐसे ही उनको जो है उस स्टेटमेंट के नहीं, पीछे लेकिन उन्होंने माफी आपको मांग ली। नहीं, जजेस, बाकी जजेस का चुप रहना, क्या आपको लग रहा है कि क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ एक बहुत ही डेंजरस ये अंडर करंट दिख रहा है? अगर इतना बड़ा हादसा हो जाता है और जजेस अगर उस पर चुप है, तो ये किस बात का संकेत है? नहीं, अब ये हम वहां तो हम नहीं बैठे हैं, हम तो अपनी बात कर सकते हैं। हम तो यही सोचते हैं कि जो नेक्स्ट इन लाइन सक्सेशन में वो अगर कुछ नहीं करते, नंबर 3, नंबर 4, या एक फुल कोर्ट की मीटिंग होनी चाहिए। उस आदमी को वो बुला के जो है, जब जाएगा तब उसको देखिएगा, अगर वो बुलाएंगे ना कोर्ट में, वो 6 महीने ही जाता है कि वो माफी मांगता है, ये हमको भी देखना है कि कितना ये है। अगर उनको वो सीधा कह दें कि 6 months ऑफ वो क्या कहते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मजाक हो रहा है इस देश में? क्या आप इंटिमिडेट करेंगे चीफ जस्टिस को? बिल्कुल। अंत में बस ये आखिरी सवाल रहेगा अरुण जी कि ज्ञानेश कुमार के लिए हम लोगों ने कहा कि भाई इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इनकी बेशर्मी की भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली कि किस तरीके से रोज रोज बेशर्मी का जो नया आयाम है वो गढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आखिर बचा क्या है ज्ञानेश कुमार के लिए? नहीं, कोई बचा नहीं है। उनको मालूम है कि उनका क्या एजेंडा है। उनको कोई, वो बेशरम है, उनको कोई परवाह नहीं है कि तुम बोलते रहो कुत्ते भौंके हजार, वैसे ही वो सोचता है। नहीं, लेकिन अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट में और हुआ मैं है, हाथी हूं, मैं चला बाजार। अरुण जी, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि जस्टिस गवई के ऊपर जूता फेंका गया, क्या अब ज्ञानेश कुमार के नहीं नहीं, जूता शायद नहीं फेंका गया, कागज का बॉल था ना। देर इज सम, माने उसमें एम्बिग्विटी है। लोग ये कह रहे हैं कि कागज का बॉल फेंका गया। अब हो सकता है, हमें नहीं मालूम, क्योंकि आपको जूता पहन के तो अलाउड है अंदर जाना, तो वो जो है जूता भी फेंक सकता था, लेकिन जो वर्जन है ये है, नहीं, वन डजंट। मैं पूछ रही हूँ कि क्या समय आ गया है कि ज्ञानेश कुमार को भी ऐसे ही दिन देखना पड़ेगा? हो सकता है उनके ऊपर भी कोई जूता फेंके, क्योंकि वो सुन तो रहे नहीं है, नहीं, ये उनका कोई मतलब नहीं है। देखिए, वो उनकी मोरालिटी है, वो उनका कॉन्शियंस है। आप अपने सोल को डेविल को बेच दिए। आप आरएसएस में आपको वहां पर हेट्रेड और मुस्लिम के अलावा और धोखाधड़ी करने के अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता, लेकिन आप उनके रंग में घुल गए।
आप वहां पर व्यापार में भी चोरी, हर चीज ट्रांजैक्शनल है, व्यापार में भी चोरी करो, वोट में भी चोरी करो, किसी तरह से जो है तुम अपना खजाना बढ़ाओ, पावर में रहो। तो ये चीजें जो हैं, आप हर आदमी को अपने मोरालिटी से नहीं जज कर सकते। बिल्कुल। कितने चुनाव आयोग जो पुराने हैं, ये इनके एक्शन को कंडेम किए, क्या इनको फर्क पड़ा? वो इनसे काफी सीनियर थे। यहां तक कि जो है वो राजीव कुमार भी जो है इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं से अपने कौन से बिल में घुसा हुआ है, आके नहीं कर रहा है, हाँ हाँ ये मेरे सक्सेसर सही कर रहे हैं। उसको एक डर्टी काम करने के लिए किया गया था, उसने किया और भाग गया। वो जानता है कि आई एम गिल्टी, और उसके सारे कारनामे अब निकल रहे हैं, कैसे वोट रिगिंग हुई। तो ये सब देखिए, वो इनसे आप उम्मीद करें तो ये आपको जो है इट इज माने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये अपने रंग बदलेंगे। ये एकदम कमिटेड हैं जो हैं, और वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी वाला काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके की चीजें देखना, लेकिन क्या कहा जाए, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इस चर्चा को यहाँ खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।